हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएचएसएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस प्रीवियस ईयर सीरीज का इंग्लिश सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं पूरा का पूरा 40 सेट में। ठीक है, तो बहुत बच्चों का कमेंट आया था कि सर आपने इंग्लिश करा दिया, मैथ्स नहीं कराया। तो आज से हम लोग मैथ शुरू करने वाले हैं और मैथ का पूरा 40 सेट हम लोग खत्म करेंगे आगे आने वाले 40 दिनों में, जो कि एग्जाम के पहले खत्म आपका हो जाने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो हम जैसे जो पीडीएफ्स होते हैं, ये पीडीएफ मेरे पास इकट्ठा नहीं था सारे पीडीएफ, क्योंकि बीच में फिर गैप करना आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि अगर हमने शुरुआत किया है कोई चीज़ तो उसको ख़त्म करना मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक है, क्योंकि बीच में छोड़ना मुझे अच्छा लगता भी नहीं है और आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रहा होगा और तभी आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस चैनल पे। तो आप सपोर्ट बनाए रखें, हम बेहतरीन कंटेंट आपके सामने देते रहेंगे हमेशा। और ये जो प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आप एक एसएससी के एस्पिरेंट हैं, चाहे आप सीजीएल का एग्जाम दो, चाहे सीपीयू का दो, चाहे सीजीएल का दो। क्योंकि सीजीएल एग्जाम का जो मैथ्स पेपर भी होता है वो बहुत बढ़िया लेवल का होता है सवाल। आप उसको सॉल्व करके देखना एक बार। ठीक है, तो ये हमारा सेट नंबर 1 होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, टोटल 40 सेट होंगे। ठीक है, उतने शिफ्ट में पेपर आपका हुआ था। तो इस के अलावा हम लोग के पास सीपीयू और सीजीएल और जीडी तीनों का हमने सॉल्यूशन करा दिया है। आप वहां जाकर के देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो ये हमारा 2 अगस्त का पहला शिफ्ट आपके सामने आ चुका है और इसका हम लोग करने वाले हैं पूरा का पूरा मैथ्स का सॉल्यूशन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, जो बोलिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये सीरीज पसंद आ रहा होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सीरीज थोड़ी पहली थी इसलिए तो मुझे 2 मिनट मैंने बोल दी, आपसे बातें कर ली थोड़ी सी। ठीक है, बाकी आप कमेंट करना ज़रूर कि हमें जो है, जो ये हमारा एफर्ट है आपके लिए वो किस तरह से आपके सामने प्रस्तुत है, या फिर किस तरह से आपको मतलब बेनिफिशियल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सवाल आपके सामने आ चुका है। पहला सवाल क्या है? ठीक है, 6% वार्षिक साधारण ब्याज है। किसी धनराशि को कितने समय के लिए निवेश किया जाए ताकि उसके मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए? आपके सवाल ये है भैया कि रेट आपका जो है 40% हो जाए। ठीक है भाई, और ताकि उसके मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए। इसका ये मतलब हुआ कि रेट 40 नहीं, बल्कि अगर 100 रुपया हमने मूलधन लगाया है, अगर हमने 100 रुपया मूलधन लगाया है, तो आपके कहने का मतलब है कि 140 रुपया उसका क्या हो जाए? मिश्रधन हो जाए, अमाउंट हो जाए। अगर तुम्हारा 1 साल का इंटरेस्ट रेट 6% है, तो 40% बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? 40% को डिवाइड कर देंगे 6% से। तो ये हमारा नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएगा। ये हमारा नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएगा, कितने सालों में हमें ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो बहुत ही आसान सवाल से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। ये आप देखेंगे 20/3 कट के आएगा, जो कि 6 इंटीजर 2/3 ईयर्स। तो पहला सवाल बहुत ही आसान हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। मुझे लगा कुछ मुश्किल सवाल होगा, लेकिन बहुत ही आसान सवाल था ये। ठीक है, 40% बढ़ने का मतलब है कि 100 रुपए की वैल्यू 140 हो जाएगी। इसका मतलब कितने साल में 40% की वृद्धि हुई? तो 40% को मैं डिवाइड कर दिया 6% रेट से, हमको वो नंबर ऑफ ईयर्स आपको देखने को मिल चुका है। बहुत आसान। नंबर 2 पे आते हैं। 12 सीएम 13 सीएम के दो त्रिज्या हैं, दो संकेंद्रित वृत्त हैं। तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। बहुत ही आसान। इस तरह का सवाल आपने कितनी बार कर चुका होगा। तो मैं जरा कोशिश करता हूँ आपके सामने समझाने का। ठीक है, ये तो अंडा हो गया, होल्ड करिएगा जरा। मैं कोशिश करता हूँ कि बढ़िया सर्कल बनाया जाए। ठीक है, समझ आ गया? एक और सर्कल इसी के अंदर, सर्कल का अंदर सर्कल हो गया। ये ऑटोमेटिक शेप का हमने इस्तेमाल किया है वन नोट में। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। तो आपसे कह रहा है कि जो अंदर वाला रेडियस है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर का। और इस अंदर वाले जो सर्कल है उसको टच करते हुए आपको एक स्पर्श रेखा बनाना है। आपको एक स्पर्श रेखा बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी भैया 12। क्योंकि छोटे वृत्त का ये रेडियस का लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। अगर बड़े वृत्त के रेडियस की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इस सवाल में गिवन है। हमने इसको लंबा बनाया ताकि ये परपेंडिकुलर बन जाए, और ये हो गया हाइपोटेनस। तो इसकी लंबाई क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी आप मुझे बताओ बाय यूजिंग पाइथागोरस। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि ये बन जाएगा 5 सेंटीमीटर। और जितनी लंबाई ये होगी उतनी लंबाई ये होगी, इन टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया। नंबर हम लोग 3 पे आते हैं।
समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। दंडालेख का सवाल आपके सामने आ चुका है। ओनियन से, शुगर से, राई से, विट है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि क्रमशः गेहूं चावल के बिक्री के बीच का अनुपात और चीनी और प्याज की बिक्री के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप खुद से भी कर सकते हैं। गेहूं और चावल की बात करते हैं। तो गेहूं चावल है कितना? देखो, ये तुम्हारा चावल, ये तुम्हारा गेहूं, तो 10 और 20 कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, बिक्री का अनुपात निकालना है आपको। फिर हम बात करते हैं चीनी और प्याज का। तो चीनी और प्याज कितना है? ये देखो, ओनियंस इधर, शुगर इधर, दोनों 5 5 10, यानी कि मेरे हिसाब से 3:1 इस सवाल का आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, ये मिक्स नहीं करना था, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, ये मिक्स नहीं करना था। ठीक है, मैंने गड़बड़ी कर दी थोड़ी सी। मुश्किल नहीं होता बिल्कुल भी, मुझे लगा दोनों को एक साथ मिला के बोल रहा है। तो अगर गेहूं और चावल का पूछे तो आप बताओ, 10 और 20 यानी कि 1:2। पहला क्या हो जाएगा? 1:2, और दूसरा क्या हो जाएगा? 5 5 था, यानी कि 1:1। तो ये सवाल बेहद ही आसान होते हैं, टाइम वेस्ट करने का सोचते बिल्कुल भी नहीं है। सवाल आगे बढ़ते हैं। थोड़ा वीडियो पहला इसलिए हम थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगली बार से हम लोग बहुत फास्ट करेंगे और समझते हुए चलेंगे। ठीक है, मासिक आय जो है 45,000 है मेरे भाई। खर्च किया 33,000। तो आपसे मैं पूछूं कितना स्पेंड, इतना अगर एक्सपेंड किया, इतना आपने कमाया है, तो कितना बचाया आप मुझे बताओ। तो आप बोलेंगे 12,000 बचा लिया। 12,000 बचा लिया, क्या ये सेविंग्स का अमाउंट है? आपसे कह रहा है भैया कि ये हमने 22% का वृद्धि किया किसमें? आय में। आय में 22% का वृद्धि, 10% का मतलब 4500, 20% का मतलब 9,000, 1% का मतलब 450, 2% का मतलब 900। तो 9,000 प्लस 900 यानी कि 9900 इसमें हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 54,900। क्या मैंने सही बोला? क्या मैंने सही बोला? ये कुछ और नहीं बल्कि 22% वृद्धि होने के बाद का ये अमाउंट हो गया। बोलिए, इनकम हो गया। तो मासिक खर्च में भी इसका 11% की वृद्धि हो जाती है। 10% 3300, 1% 330, यानी कि कितना हो जाएगा? 3630। तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे बल्कि 3630 हम जोड़ देंगे। बोलिए, तो ये हो जाएगा आपका 36,630। 36,630। क्या मैंने सही किया है? क्या मैंने सही किया है? बिल्कुल ठीक। अब ये तुम्हारा नया वाला इनकम है और ये नया वाला एक्सपेंडिचर है। जरा माइनस करके बताओ कि अब कितना सेविंग कर पा रहा है। तो 54,900 में से पहले 630 तुम कम करोगे तो बन जाएगा 270। बोलो, 270 लास्ट 3 डिजिट के लिए। ये 18 तिया 54, ये 18 दूना 36, यानी कि 18 क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा, यानी कि 18,270 रुपया क्या हो जाएगा? नया वाला सेविंग है। और यही इस सवाल का आंसर है। समझ गए भैया? हम थोड़े आसान आसान तरीके से कोशिश करते हैं कि ताकि आपको ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाए। कोशिश करते हैं अपना बेस्ट देने के लिए। बाकी आप देखना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। एक परिवार के 6 व्यक्ति हैं, उनकी जो एवरेज आयु है कितना है? 150 वर्ष, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 150 वर्ष। अगर एक आदमी का एवरेज 25 साल है, 6 लोगों का कितना हो जाएगा? 150। छोटे सदस्य की आयु 4 वर्ष है। सबसे छोटा जो बचवा है वो 4 वर्ष का है। तो छोटे के जन्म के समय औसत आयु कितनी थी आपको बतानी है। तो जब ये 4 वर्ष कम कर देंगे तो बच्चा का जन्म नहीं हुआ होगा, यानी कि 4 छक 24 मुझे कम करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा भैया 126 ईयर। लेकिन जब 126 ईयर की बात करेंगे तब यहाँ पे बच्चे का जो उम्र है वो कितना हो गया? 0। बच्चे का उम्र कितना हो गया? 0। यानी कि 126 ईयर जो है अब 6 लोग नहीं बल्कि सिर्फ 5 लोग बचे होंगे। यानी कि अब जो एवरेज बनेगा 25.2 ईयर इस सवाल का आंसर होगा। लॉजिकल है, ट्रिकी है, आसान है। 6 पे आते हैं। सुहास जो है एक 3.15 मीटर लंबा पेड़। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि एक सुहास है, एक लंबा पेड़ है और तुम्हारे एक ऊंची इमारत भी है, इस प्रकार अवस्थित है कि जमीन पर उनके जो आधार हैं वो एक रेखस्थ हैं तथा पेड़ जो है सुहास और इमारत के बीच में स्थित है। बहुत बढ़िया। पेड़ कह रहा है भैया कि तुम बीच में खड़े रहो, एक तरफ सुहास रहेगा और एक तरफ एक लंबी सी इमारत रहेगी। तीनों का जो आधार है वो एक रेखस्थ है, इसका मतलब वो तीनों क्या हो जाएगा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन में है। ये चीज आपको देखने को मिल रही है। ये तुम्हारा पेड़वा है बीच में, समझ गए? आगे पढ़ते हैं। पेड़ जो है इमारत से 45 मीटर दूरी पे है। मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 45 मीटर। ये तुम्हारे सवाल में दे रखा है। सुहास की जो आंखें हैं वो पेड़ का शीर्ष और इमारत के शीर्ष एक ही पंक्ति में है। बहुत बढ़िया। ये जो आंखों से देख रहा है सुहास, ये वाला लाइन और ये लाइन दोनों क्या है? सेम लाइन में है।
और सुहास की आंखें जमीन से 1.8 मीटर की ऊंचाई पे है। मतलब ये जो है 1.8 मीटर इसका हाइट, आंखों की हाइट दे रखी है। और पैर का हाइट कितना है, तो पैर जो है देखो 3.1 मीटर। अगर मैं बात करूँ पैर के बारे में, तो ये पैर जो हो जाएगा 1.35 मीटर। अगर हम बात करें इस इमारत का, तो 11.25 मीटर। अब मुझे एक बात बताइए, सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि सुहास से कितनी दूरी पर पैर तुम्हारा स्थित है। ये तुम्हारा सुहास यहाँ पे है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपसे पूछ रहा है कि जो बीच में क्या है, पैर है। बहुत बढ़िया। आपसे एक सवाल, सॉरी, इस सवाल में एक लाइन लिखी हुई देखना जरा बहुत ध्यान से। कितना खूबसूरत लाइन लिखा हुआ है देखना, कि जो है इसके अलावे सुहास की जो आंखें हैं ना, वो पैर का शीर्ष और इमारत के शीर्ष एक ही पंक्ति में है। ये जो पंक्ति एक ही पंक्ति में होने का ये मतलब हुआ कि जो इंक्लिनेशन है, दोनों का एंगल ऑफ, क्या बोलेंगे इसको, इंक्लिनेशन जो भी बोलेंगे, ये दोनों का थीटा क्या होगा, सेम होगा। दोनों का थीटा क्या होगा मेरे भैया, सेम होगा। और यही सवाल का मेन मोटिव है, आपसे सवाल का आंसर निकालने के लिए। देखो इस भाई ने चूज भी नहीं किया, ऑप्शन को चूज भी नहीं किया है। सवाल देख के डर गया होगा, लेकिन सवाल बहुत ही आसान है। अगर आपने फिगर को इलेबोरेट कर दिया, तो फिर ये सवाल चुटकी में बनेंगे। कैसे, देखो जरा। अगर मैं कहूँ आपसे, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 11.25 मीटर इस पूरी इमारत की लंबाई है, तो इस पेड़ की लंबाई से कम कर दो, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 8.10, यानी कि 8.1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। अगर ये 45, तो ये वाला भी 45। तो अगर मैं टेन थीटा निकालने की कोशिश करूं, तो कितना हो जाएगा, P अपॉन बी, यानी कि 8.1 अपॉन 45। 9981.9/5, बोलिए, यानी कि 9/50। क्या मैंने सही बोला। अब मैंने ये बोला कि दोनों का इंक्लिनेशन अगर सेम है, तो इसका टेन थीटा का वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा। उसके पहले मुझे बताओ कि अगर ये वाला x है, तो ये वाला भी x होगा। और ये 3.15 मीटर में से 1.8 अगर कम कर देंगे, तो बन जाएगा 1.35 मीटर। कहाँ से कहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। यानी जो tan थीटा मेरे पास वैल्यू आया था 9/50 का, इस वाले 1.35/x के बराबर होगा। क्या बोलो, मैंने सही बोला कि नहीं बोला। अगर ये काम समझ गए, तो फिर आपका सवाल का आंसर आ गया। 9 से काटोगे तो कट जाएगा 1 नहीं कटेगा, 0.1। ठीक है, ये कट जाएगा भैया 0.15। अरे यार, बोल रहा हूँ कुछ, लिख रहा हूँ कुछ। 0.15 से हमने काट दिया। अब तुम x की वैल्यू निकालोगे, तो बन जाएगा 50 × 0.15 गुना करके देखो, 7.5 मीटर। और ये इस सवाल का आंसर है। तो मेरे हिसाब से इस शिफ्ट का ये बढ़िया सवाल है। इसको मुश्किल नहीं कहेंगे, लेकिन लॉजिकल है, ट्रिकी है। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा हाइट एंड डिस्टेंस, तो आपका सवाल ये नहीं बनेगा। बढ़िया सवाल है ये, आप इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है। एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष 9 महीने की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से ऋण पर दी गई थी। तो आपसे कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज अगर 1460 है, तो धनराशि कितनी होगी। बहुत बढ़िया। अगर तुमने यहाँ पे चक्रवृद्धि की बात किया, सीआई की बात करे हो, तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम 1 साल 9 महीने की बात करें, तो पहले बरस में 10%, और 9 महीने वाले बरस में 10% नहीं बल्कि 7.5% लगेगा। बोलो मेरी कहानी सही है कि नहीं है। बिल्कुल है। हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए लेट, कि मूलधन जो था, प्रिंसिपल अमाउंट, वो 100 रुपया था, ये हमने मान लिया। तो इस पर पहले साल कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो आप बोलेंगे 10 रुपया। अगले साल कितना लगेगा, 7.5 रुपया। अरे नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, मूलधन का ब्याज के साथ जोड़ के हर साल क्या होता है, ब्याज का ब्याज लगता है। यानी कि अब मुझे 7.5 रुपया नहीं बोल के 110 का मुझे निकालना पड़ेगा 7.5%। बोलो, क्या मैंने सही बोला। बिल्कुल बोला ना मैंने सही। ठीक है। 7.5/2 मैंने क्यों लिखा, 15/2 मुझे लिखना चाहिए था, ताकि काटने में आसानी हो। ठीक है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ 15/2। ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ 15/2। अब एक जीरो से यहाँ पे जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में। यानी कि यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 33/4 रुपया। अब ये दोनों कुछ और नहीं बल्कि दो, सॉरी, ये दोनों क्या है, 1 वर्ष 9 महीने का ब्याज है। कितना आ जाएगा बताइए, 40 + 33, यानी कि 73/4 रुपया। क्या सर आप क्या करें, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने ये बोला कि अगर मूलधन 100 रुपया हुआ, तो 1 वर्ष 9 महीने में आपके सामने 73/4 रुपया पेड करना पड़ेगा एज ए इंटरेस्ट। ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास ब्याज 1460 रुपया है, तो उसका तुलना कर दो 73/4 से। मुझे निकालना है प्रिंसिपल की वैल्यू, मतलब 100 से गुना। बोलो बोलो, 73 × 2, 4 दूना 8, 00।
₹8,000 इस सवाल का आंसर होगा। 8,000 इसका मूलधन होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हमारा तरीका थोड़ा-सा अलग होता है समझाने का, समझने का। ठीक है, जो दिमाग में पहले आता है वो हमने अप्लाई कर देता हूँ। सोचते नहीं है कि हाँ, मुझे कौन-सा अप्लाई करना है, कौन-सा बेस्ट तरीका है। और एग्ज़ाम हॉल में भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ, कि मतलब जो सर ने बताया था सर वाला ही काम करेंगे, ऐसा नहीं है। सर वाला कुछ काम नहीं होता। एग्ज़ाम हॉल में पहले जो आपका अप्लाई किया दिमाग में, सवाल का आंसर हिट किया, वो उसको पहले कर दो। सोचना नहीं है कि हाँ, वो सही होगा, गलत होगा, लंबा होगा, छोटा होगा, लेंदी होगा, फ़र्क नहीं पड़ता। जो दिमाग में पहले आया उसे अप्लाई करो, फास्ट करो एकदम। ठीक है? ये देखिए आपके सामने आ चुका है 5x प्लस 3y की वैल्यू अगर 15 है, 2xy अगर 10 है तो आपकी इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं, मैंने ये बोला। आप देखो अगर मैं ये निकालूँ 5x माइनस 3y, ठीक है? मैं इसका स्क्वायर करूँगा, तो आप बताओ कितना हो जाएगा 5x प्लस 3y, ठीक है? अब चूंकि यहाँ पे 2xy होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर में, अब चूंकि ये माइनस है तो मुझे करना पड़ेगा 4 इंटू एक्स वाई, एक्स की जगह 5x से मल्टीप्लाई और y की जगह 3y से मल्टीप्लाई। बोलिए क्या मैंने सही बोला? अब यहाँ इसकी वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, तो पहले इसका वैल्यू है कितना, तो आप बोलेंगे 15 का स्क्वायर पर 225 माइनस 4 पच्चे 20 गुना 3 कितना होता है 60, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई की वैल्यू नहीं बल्कि 2xy की वैल्यू अगर 6 है तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। क्या मैंने सही बोला? 180 अगर माइनस करेंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस किया तो आ जाएगा 45। अब ये स्क्वायर को हटाएंगे तो ये मेरे पास वैल्यू आ चुका है 5x माइनस 3y का अंडर रूट 45, यानी कि 3√5 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर होगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, 9 पे आते हैं। कॉट की वैल्यू दे रखी है, मतलब क्या? कॉट की वैल्यू दिया मतलब कि मेरे पास b अपॉन पी की वैल्यू है, यानी कि h की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? कुछ मिस्टेक हो रखी है क्या मेरे से? नहीं, ठीक है, हाँ सही है। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, 17 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, यानी कि 289 प्लस 81 का अंडर रूट। बोलिए 290 प्लस 80 यानी कि 370 का अंडर रूट। सही है। अब यहां मुझे निकालना है कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितनी 370, तो स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 370 का अंडर रूट हट जाएगा, और पी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर यानी कि 289। बोलिए डिवाइड किया तो 1 से कट जाएगा, 81 ऊपर और 289 नीचे। आसान था, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी है तो आपसे कह रहा है कि कौन सा सही है, कि दोनों के सम से छोटा होगा और दोनों के डिफरेंस से बड़ा होगा। क्लियर है? बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। बेसिक्स है ट्रायंगल का। जिन्नत और नसरीन है इतना किलोमीटर वृत्ताकार दौड़ में भाग लेती हैं। आपसे कह रहा है कि एक ही बिंदु पर एक ही समय पर अगर 18 किलोमीटर पर आवर 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से अगर दौड़ शुरू करती हैं तो एक ही दिशा में चलने पे कितने मिनटों के बाद उसकी पहली मुलाकात होगी, आपसे कहने को देख रहा है। तो 1.2 किलोमीटर। अब चूंकि ये एक ही दिशा में जा रही हैं तो दोनों का लेंगे हम क्या, रिलेटिव स्पीड। 27 माइनस 18 यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर। आवर को भेज दो ऊपर, ये इससे कट जाएगा। बोलिए ये कट जाएगा 0.4 और ये कट जाएगा आपका 3, यानी कि 4/30, और आवर को मुझे कन्वर्ट करना है मिनट में, तो 30 दूना 60 यानी कि 8 मिनट के अंदर क्या हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी। बहुत ही आसान। आगे बढ़ते हैं। ये तो आप चुटकी में कर सकते हैं, स्क्वायर करो -2 करो 47 इस सवाल का आंसर होगा। चुटकी में कर सकते हैं। 13 पे आते हैं। दुकानदार अपने माल को 80% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, मतलब 100 रुपए की वस्तु को उसने क्या किया 180 पे अंकित कर दिया। 48% का डिस्काउंट दिया तो हानि क्या होगा, मतलब अगर इसके सेलिंग प्राइस की बात करूं तो 180 बटा 100, 48 कम यानी कि 52 में सेल किया है। इसको इससे काट लो, इसको 9 से और इसको 5 से, यानी अगर मैं डिवाइड ना करूं, मैं इसको गुना कर देता हूं, तो 9 पचे 45, 450, मतलब 18 की 468 बटा 5 कितना हो जाएगा बताइए। यानी अगर मैं थोड़ा देर के लिए सोचूं जरा, इस 100 रुपए के वस्तु को जो सीपी था उसने सेल किया कितने में 468.5 में, तो कितने का लॉस हुआ। अगर इस 100 को मैं ऐसे लिखूं 500 बटा 5,
तो गड़बड़ है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमने ऐसा क्यों लिखा? ताकि दोनों का बेस हो जाए इक्वल और मुझे हानि दिख जाए, लॉस दिख जाए कि 500 माइनस 468 यानी कि 32/5 का लॉस है। इसी को बोलेंगे 6 to 5%। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जरा, मैं अभी आता हूँ। क्या बज रहा है इधर? ठीक है, समझ गए बात मेरे भाई? तो इस तरह से आप लॉसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तरीका कुछ भी हो, आंसर आपका सेम आना चाहिए। आ जाओ, नीचे आते हैं। ठीक है, आइए। तालिका में प्रतिशत के संदर्भ में पर्यटकों के पुरुष महिला वितरण को दर्शाया गया है। पुरुष और महिला वितरण को दर्शाया गया है। ठीक है, ओके। अब यहाँ ये सवाल है कि ये जो सर्कल वाला पार्ट है, जो पाई चार्ट है, इस पाई चार्ट में महिला पुरुष को सेम इक्वल कर दिया गया है। मतलब इक्वल करने का मतलब दोनों को इकट्ठे यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन बाद में चार्ट में क्लैरिफाई किया गया नहीं यार कि उसमें से 58% पुरुष है। 60 से अधिक की बात करूं तो उसमें से 58% पुरुष होंगे और 42% क्या होंगे? महिला होंगे। इस तरह से यहाँ पर समझाया गया है। सवाल क्या पूछ रहा है? यदि वहां कुल 2000 पर्यटक पुरुष और 1500 महिला पर्यटक थे तो 25 से 35 आयु वर्ग के पुरुष पर्यटकों की संख्या और 45 से 60 आयु वर्ग के महिला पर्यटकों की संख्या का अनुपात क्या है? ये बढ़िया सवाल है, देखना जरा। कुल 2000 पुरुष पर्यटक, ऐसा कुछ यहाँ बात देखने को मिल रहा है। ठीक है, कुल 2000 पुरुष पर्यटक और 1500 महिला पर्यटक। ठीक है, तो 25 से 35 आयु वर्ग की बात करी जाए अगर पुरुष पर्यटकों का, तो 25 से 35 में आप देख सकते हैं कि 60% पुरुष है, 60% पुरुष है और 40% क्या है? महिला है। तो मुझे महिला से मतलब तो है नहीं, मुझे सिर्फ पुरुष से मतलब है। 2000 कुल, 2000 कुल। तो अगर मैं इनमें से बात करूं, ये तो थोड़ा सा एक बार में तो आता भी नहीं ना मेरे पेज में। पढ़ता हूँ ध्यान से, लगता है बढ़िया सवाल ही है। वृत्त आलेख में एक महीने में एक पार्क में पर्यटकों के आयु समूहों के प्रतिशत विवरण को दर्शाया गया। यहाँ महिला और पुरुष की बात नहीं की गई है, बिल्कुल ठीक है। महिला पुरुष की बात नहीं की गई। यहाँ पे दिखाया गया कि ब्लू वाला जो है मोर देन 60 है, फिर ये वाली वैल्यू कितनी है? 45 से 60 का है, फिर ये वाली वैल्यू 35 से 45 का है। अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है ये मोर देन 60 है, ये मोर देन 60 है। ये जो है, ठीक है, 45 से 60 है। ये जो वैल्यू है ये आपका 35 से 45 उम्र वाला है। ये 25 से 35 और ये जो वैल्यू है ये लेस देन 25, ये लेस देन 25 वाला है। ठीक है, ये चीज दिखाया गया। तालिका या प्रतिशत के संदर्भ में पर्यटकों के पुरुष और महिला वितरण को दर्शाया गया है। अब ये सवाल कह रहा है कि यदि वहां कुल 2000 पुरुष पर्यटक हों, 2000 पुरुष पर्यटक हों और 1500 महिला पर्यटक हो। अच्छा, तो मेरे हिसाब से अगर 2000 पुरुष हैं, आपसे पूछ रहा है 25 से 35 आयु वर्ग के बीच में, तो 2000 का आप क्या निकालोगे? 27%। तो 2000 का 27% कितना हो जाएगा? 540 पुरुष, 540 पुरुष। और उस 540, ये सिर्फ पुरुष नहीं होंगे। ओके, ये थोड़ा सा मुझे लेंदी लग रहा है। आई डोंट नो भाई, या फिर मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ, दिमाग में वो चीज़ें क्लिक नहीं कर पा रही है। मैं ऐसा कुछ समझ सकता हूँ, है ना? मेरी भी गलती हो सकती है क्योंकि वो चीज़ कभी कभी होती, दिमाग में क्लिक नहीं करता है कोई चीज़ें। यदि पुरुष पर्यटकों की कुल संख्या 45 और 60 आयु वर्ग की महिला पर्यटकों की संख्या का अनुपात क्या है? 45 से 60,
ठीक है, ओके। ये थोड़ा क्लिक नहीं कर रहा है। ठीक है, वो हो सकता है कि आपसे ये चीज़ बन रहा हो, मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो होता है कभी-कभी, दिमाग में इंसान भूल जाता है। ठीक है, 60 हो गया आपका पुरुष प्रतिशत, और ये आपकी महिला वाली हमने काट दी। नहीं काटा, हमने हटा दिया। तो 45 से 60 वर्ष की महिला पर्यटक। अच्छा, ठीक है। अगर मैं ऐसा मान लूँ, जैसे हमने निकाला था कि 540 उस केस में आया था, 540 हमारा उस केस में आया था, उस 540 में से इस एज में जो है, आप कितना देख सकते हैं, पुरुष का परसेंट कितना है, 60। फिर ये गड़बड़ चीज़ है भाई, पता है। अगर मैं इसका 60% निकालूं, लेट मी चेक, तो 60/100, 5 छक 30, 4 छक 24, 324। ठीक है, ये हमारा पुरुष का नंबर आ गया, ऐसा कुछ। 45 से 60 वर्ष के महिला की बात करनी है मेरे को, तो 45 से 60 के पास चलो, कहाँ गया, 45 से 60 के पास हम लोग आ चुके हैं, कहाँ पे, ये 29%, यानी कि 1500 का आपको निकालना है 29%। ये 0 0 कट गया, 15 9 135, कैरी 13, 15 दूना 30 और 13 कितना होता है, 43, यानी कि 435। अब 435 का यहाँ आप देखेंगे महिला की परसेंट कितनी है, 20। तो 435 का आपको निकालना पड़ेगा 20%। 20%, यानी कि ये कट जाएगा 5 से, और ये कट जाएगा 5 से 8, और ये 7। अब ये 324 और 87 का आपको करना पड़ेगा रेशियो, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है कि इन दोनों की संख्याओं का अनुपात क्या है। ठीक है, तो अब अगर तुम इसको काटोगे, तो देखो जरा, अब अगर तुम काटोगे तो कट जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, ये 81 इंटू 4 है, और ये 29 इंटू 3 है, ये 29 इंटू 3 है। आपका सवाल 81:29 है। ठीक है, तो 4 और 3 तो नहीं काट सकते, तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, या तो मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, या फिर सवाल में कुछ गड़बड़ी है। उम्मीद करते हैं कि हम में ही कुछ गड़बड़ी होगी। आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि हम कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं। सवाल उतना मुश्किल है नहीं, लेकिन हम कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं वो चीज़ मुझे जानना है, और आप मुझे कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। ठीक है मेरे भाई, तो अगर चलता हूँ अगले सवाल में। ठीक है, एक टाइम वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है एक सवाल के ऊपर, क्योंकि हम पहले से रट के नहीं आते, इसलिए मुझे यहाँ पे गलतियाँ हो जाती है कभी कभी। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। 24 सेंटीमीटर आपके पास हाइट है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि है। मतलब शंकु का जो आधार होगा वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। क्योंकि यहाँ परिधि की बात कर रहे हैं, मतलब 2 पाई आर होगा, और ये 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है, 42 पाई। पाई से पाई काट लो, 2 से काट लो 21 बार में, यानी कि आर की वैल्यू आ चुकी है 21 सेंटीमीटर। हाइट दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है कि वॉल्यूम निकालो, यानी कि 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू होती है 154, कब, जब आर की वैल्यू होती है 7। लेकिन जब 3 गुना है तो मुझे आर का स्क्वायर करना है, मतलब 9 से गुना कर दो, और हाइट की वैल्यू है 24। ठीक है, आप करके देखना, वही चीज़ आएंगी जो मैंने बोला है। 3 से काटोगे 3 बार में कट जाएगा, 15 तिया 45, यानी कि 462, गुना कर लो 24, 24 दूना 48, यानी कि लास्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तुम निकल जाओ यहाँ से मार्केट, टाइम वेस्ट नहीं करो। 16 पे आता है। दुकानदार बेईमान है, क्रैमुल पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के बाट के स्थान पर 920 ग्राम के बाट का उपयोग करता है, लाभ परसेंट ज्ञात करें। दुनिया के सामने बोला भाई साहब कि हम जो है 100 रुपए के वस्तु को 100 में ही सेल करते हैं, क्योंकि हमने क्रय मूल्य पर ही अनाज बेचने का दावा किया है, प्रॉफिट नहीं कमाते हैं।
लेकिन साथ साथ ये बहुत बेईमान आदमी है, 1 किलोग्राम के बदले वो सिर्फ 920 ग्राम बेचते हैं। समझ गए बात? इनका प्रॉफिट किधर से आती है? काट दो जरा, को आप करोगे 23:25 आएगा। आप खुद देखो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। 2 का प्रॉफिट आउट ऑफ 23 इंटू 100%। समझ गए? यानी कि 200/23, यानी कि 8.73% के आसपास इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान। तृतीय समानुपाती निकालना है। तृतीय निकालना होता है, हम कुछ नहीं करते हैं, सेकंड वाले को रिपीट करते हैं, यानी कि 25, 45 और 45 को रिपीट कर दिया और मुझे एक्स निकालना है। इन दोनों में 5:9 का रेशियो है। तो आप क्या करें कि इन दोनों में 5:9 का रेशियो है, तो 9 पचे 45, तो 9 81, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 81। क्लियर है? बहुत आसान, बहुत आसान। ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। वे 5 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का मैं पहले एलसीएम अगर मैं निकालूं तो आप बोलेंगे 75 आएगा। तो इन दोनों का इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 15 पचे 75, 25 तियां 45, 25 तियां 75, बोलिए। ये दोनों मिलकर के 5 दिन तक काम करते हैं, मतलब 5 3 8 25 40 काम तुम्हारा हो चुका, 35 काम बाकी है। शेष काम ए और सी द्वारा 4 दिनों में पूरा होता है। तो ए और सी द्वारा, तो ए का इफिशियंसी मुझे मालूम है 5, तो 5 अगर 4 दिन में काम कराएंगे तो 20 काम और हो जाएगा। बोलिए, मतलब 15 काम कौन करता है? ये काम करता है भैया सी, यानी कि 15/4 उस सी की इफिशियंसी होगी, 15/4 उस सी की इफिशियंसी होगी। बोलिए, तब तो वो 4 दिन के अंदर 15 काम कर पा रहा है। तो सी अकेले उसी काम को पूरा करने में कितना वक्त लेगा? काम कितना है? 75। इसकी इफिशियंसी यानी कि 15/4 से कर दो डिवीजन, और तुम्हारे सवाल का आंसर आ चुका है। 15 तिया 45, सॉरी यार, 15 पचे 75, आज मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, यानी कि 20 दिन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देख रहा हूँ 75, पढ़ रहा हूँ 45। ठीक है, विषय हमारे पास ABCD है कॉलेज के बारे में, एक वाणिज्य है, फिर बोलते हैं प्रबंधन है, कृषि है। ठीक है, छात्रों की संख्या को दर्शाता है अलग अलग कॉलेज में। तो किस कॉलेज में वाणिज्य में सबसे कम छात्र हैं? किस तरह के सवाल है भाई ये? एक त्रिज्या है वाला वृत्त ए, एक स्पर्श रेखा AB O से होकर एक रेखा, इसमें एक हमने सर्कल बना दिया। इस सर्कल में आपसे कह रहा है भैया कि यहाँ पे देखो, अगर मैंने पॉइंट को ले लिया, ए पॉइंट लिया हमने, तो ए से जो बी तक एक स्पर्श रेखा है, वो ओ सेंटर वाले एक सर्कल से खींचे गए लाइन जाकर के इस पॉइंट पे टच होता है, वही सवाल का लिखा हुआ है। समझ गए बात? यहाँ से इसकी लंबाई OB की दे रखी है 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है तो आप बोलेंगे 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछेगा AB निकाल दो, ये लंब, ये हाइपोटेनस, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 64 का अंडर रूट। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आपको निकालनी है, कुछ नहीं करना है, दो कॉमन निकालो, बन जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5/2। अब यहाँ से यहाँ पहुंचना कितना आसान है आपके लिए, बताइए। क्यूब करके 3 गुने को माइनस करना होता है, बोलिए, और इस पूरे में आपको +2 करना है। क्या मैंने सही बोला? 5/2 कॉमन निकाल दो, यहाँ बन जाएगा 25/4 -3, और इस पूरे में 2 प्लस करना है। 12 कम किए 13/4, 13 पचे 65/8 प्लस 2, यानी कि 81/8 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान। 22 पे आते हैं। यहाँ पे क्या करें? हम कुछ नहीं करेंगे, कॉस थीटा हम कॉमन निकाल देंगे और नीचे का एलसीएम ले लेंगे, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। इस तरफ बन जाएगा सेक थीटा +1, और इस तरफ बन जाएगा सेक थीटा -1। बोलिए, क्या मैंने सही बोला? +-1 कट जाएगा और ये बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन ये सेक प्लस सेक, 2 सेक, सेक को नीचे लिया, बन जाएगा कॉस इंटू 1/, ये कितना होगा? tan स्क्वायर थीटा। बोलिए, ये कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला होता है भैया, आपने याद भी किया होगा, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत आसान। कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल है? अब इसके चक्कर में तुम फॉर्मूला याद मत करना कि अच्छा और नंबर्स की संख्याओं को जोड़ते हैं, फिर इवन नंबर्स की संख्याओं को जोड़ते हैं, फिर उन दोनों का डिफरेंस करते हैं, फिर 11 से डिवीजन करते हैं, फिर जो हो जाएगा उसका हो जाएगा। इतना करोगे टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि फटाफट इन संख्याओं को 11 से डिवाइड करो,
और वो कट गया तो कट गया, नहीं कटा तो मत कटा। अब इसमें तुम क्या बोलते हैं, फार्मूला और ट्रिक से करोगे टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए शॉर्ट के तरीके से करो, फास्टली करो जो मन में है, ठीक है, इसलिए आप खुद से करो, आसान है ये। 24 पे आते हैं। शोरूम में विभिन्न वस्तुओं के अंकित मूल्य को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है कि ग्राहकों को 10% की छूट देने के बाद शोरूम के मालिक को 20% का लाभ होता है। ठीक है, मतलब 100 रुपए की वस्तु है, 20% का लाभ कमा दिया हमने, मतलब 120 में सेल किया होगा। लेकिन सेलिंग प्राइस तब आया जब एमपी पे 10% का छूट दिया, यानी कि 120 तब हुआ जब ये 90% की वैल्यू है, मुझे निकालना है 100% की वैल्यू। बोलिए, यही ना बात हुआ। अब यहाँ देखो, 30 तिया 90, 30 चौका 120। अगर आपको अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है तो अंकित मूल्य कितना है, 400/3, और क्रय मूल्य कितना है, 100। 2 0 0 काट दो, 4:3। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आसान है भैया। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू अगर 1 है तो आपको ये वैल्यू निकालनी है, आपको ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, साइन ए इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर है, इसको हमने भेज दिया उस साइड, ये बन जाएगा मेरे भाई कॉस स्क्वायर है। तो कॉस स्क्वायर ए के बदले हम क्या लिखेंगे, साइन ए, क्योंकि ये देखो साइन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है। फिर कॉस का पावर 4a के बदले हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। अब इन दोनों का वैल्यू तुम्हारे सवाल में दे रखा है पहले से 1 के बराबर, और 1 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो अंतिम सवाल भी आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। वही एक सवाल था जो मुझे नंबर याद नहीं कौन सा नंबर है, ठीक है, पाई चैट वाला, आप एक बार देखना, कमेंट करना कि हमने कहाँ गलती की या फिर सवाल में कुछ गड़बड़ी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बाकी सवाल सारे समझ में आ गए होंगे, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारी इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।